एक वो भी समय हुआ करता था हमारे नेशनल कैपिटल में जब बॉम्ब ब्लास्ट आम सी बात हो गई थी। लोग घर से बाहर निकलने से पहले एक बार सोच लेते थे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए मार्केट में। लेकिन 2011 के हाई कोर्ट ब्लास्ट के बाद सरकार ने काफी हद तक ये जो टेरर मॉड्यूल्स हैं हमारे देश के अंदर उनको काबू पा लिया था। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा था, वो जो टैप था, उसको रोकने में सक्सेसफुल हो गए थे। कम से कम दिल्ली में पिछले 14 सालों में हमने कोई मेजर टेरर अटैक इसीलिए नहीं देखा, बॉम्ब ब्लास्ट इसीलिए नहीं देखा। लेकिन अब 2025 के एंड में आकर 14 साल बाद एक और टेरर अटैक जैसी गतिविधि हो चुकी है। ऑल्दो सरकार अभी भी सारे ऑप्शंस कह रही है दैट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल दी ऑप्शंस, लेकिन अब ये तार जो है इस ब्लास्ट के, ये टेरर की तरफ ही संकेत कर रहे हैं। जो चीजें मिल रही हैं, जो अरेस्ट्स हो रही हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट तो जरूर नहीं था, ये सीएनजी ब्लास्ट जरूर नहीं था। लेकिन क्या है इस ब्लास्ट का असली कारण? क्या एक बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था, एक मेजर टेरर अटैक हम अवॉइड कर पाए हैं? वो जानना भी काफी जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि आज का एपिसोड हम शुरू करें, सारे इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो आपके सामने रखें। प्लीज अंडरस्टैंड कि भैया इसको लेकर इतनी ज्यादा स्पेकुलेशन हो चुकी है, इतने ज्यादा थियरीज बन रहे हैं, बंटवारे की राजनीति भी चल रही है। पहले हमें सारे तथ्य समझने होंगे, पहले सारे फैक्ट समझने होंगे, उसके बाद हम फिंगर पॉइंटिंग जरूर कर सकें। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में पहले समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है। जो 13 लोग मरे हैं उनमें कितने लोग की शरणात हो चुकी है, किस तरीके से अभी रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, रेड फोर्ट को भी 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, और क्यों हम कह रहे हैं कि अब ये सीएनजी ब्लास्ट नहीं है। लेकिन जो एलिमेंट्स ऑफ टेरर हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और ये खतरनाक ट्रेंड की तरफ भी हमें ये चीज दिखाता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्यों अभी जैसे हम ये एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां सर्चेस क्यों चल रही है। पहले समझते हैं कि ब्लास्ट के पहले क्या हुआ। ये जो i20 गाड़ी के बारे में जो सारी इन्वेस्टिगेशन है, पहले उसको समझते हैं। क्यों पहले जो कुछ घंटों में इसको सीएनजी ब्लास्ट बोला जा रहा था? क्योंकि हमें कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं मिले। और फाइनली फिर टेरर लिंक के बारे में भी बात करेंगे और हमारे देश को फिर से बांटने की कैसे तैयारी हो रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये जो गाड़ी है HR26C37674, पहले तो जो खबरें आई थी तो कोई कह रहा था मारुति इको है, कोई कह रहा था स्विफ्ट डिजायर है, लेकिन अब हम कंफर्म तरीके से बोल सकते हैं और इसीलिए स्पेकुलेशन करना ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है। सफ़ेद रंग की i20 गाड़ी जो कि 3 घंटे से सुनहरी मस्जिद पर खड़ी हुई थी और जब वहां से शाम को निकलती है तो एकाएक उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। अब इसको बैक ट्रेस करके अब इतना तो एजेंसीज ने कंफर्म कर दिया है कि इस गाड़ी की जो मूवमेंट्स हैं वो हमें मालूम है, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जानना जरूरी था कि ये गाड़ी आई कहां से है। और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल जो अभी अनकवर हुआ है उससे इस कार के जो तार जुड़े हुए हैं उसको समझना जरूरी है कि ये एक्सीडेंट है या किसी टेरर मॉड्यूल का ही एक हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ अ टेरर अटैक। 8:04 में ये गाड़ी एंटर करती है दिल्ली में। पुलिस ने इसका सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज कर दिया है। फरीदाबाद से एंटर करती है दिल्ली की तरफ बदरपुर बॉर्डर से। तो हमें मालूम है कि ये गाड़ी फरीदाबाद से आ रही है, वही फरीदाबाद जहां इतना बड़ा एक टेरर मॉड्यूल भी बस्ट हुआ है। उसके बाद दरियागंज, कश्मीरी गेट, सेंट्रल दिल्ली में ये गाड़ी काफी चक्कर काटती है। क्या इंटेंशन था इस गाड़ी का? चक्कर क्यों काट रही थी? पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी या अपने को कहीं प्लांट करने की कोशिश कर रही थी? ये अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता लगाना होगा। उसके बाद 3:19 पर यह पार्किंग में घुसती है सुनहरे मस्जिद के पास, एंड 6:22 पर वहां से एग्जिट करती है। अब यह भी पता लगाना होगा कि इस गाड़ी में कितने लोग एग्जैक्टली बैठे थे, पार्किंग में क्या हुआ, इतने देर तक पार्किंग गाड़ी में क्या था। लेकिन यह गाड़ी पार्किंग से निकलने के पहले ही 7 बजे के आसपास फट जाती है सुभाष मार्ग पर, जो गेट नंबर 1 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के सामने। सो ये हमें सीक्वेंस तो डेफिनेटली मालूम है। अब ये जो मास्क मैन है गाड़ी में, जो सीसीटीवी फुटेज में भी हमें देखने को मिल रहा है, इसे कहा जा रहा है ये डॉक्टर उमर मोहम्मद है। अब ये डॉक्टर उमर मोहम्मद बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। अभी जिंदा है या मुर्दा है इसके बारे में भी पुलिस अभी हमें बताएगी, लेकिन हो सकता है कि इसी ने ही इस गाड़ी को इस तरीके के सॉर्ट ऑफ फिदायीन अटैक में भी इस्तेमाल किया हो। अब पहले ब्लास्ट की बात कर लेते हैं और फिर टेरर अटैक की बात कर लेते हैं। क्यों इसको इनिशियली एक टेरर अटैक सरकार ने बोलना भी ना चाहा, एंड थैंकफुली मीडिया चैनल्स भी इस पर उतना नहीं कूदी, क्योंकि पहले लग रहा था इनिशियल मोमेंट्स पर कि ये कोई एक सीएनजी ब्लास्ट तो नहीं है। लेकिन अगर आप ये तस्वीरें देखो तो उससे साफ हो जाता है, और जो आई विटनेसेस हैं उनकी बातों से भी साफ हो गया था कुछ ही देर में कि ये सीएनजी ब्लास्ट तो हो नहीं सकता है। क्योंकि हाँ, हमारे देश में सीएनजी की गाड़ियों में कभी कभी ब्लास्ट होता है, लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से होता है, लेकिन इतना जो ब्लास्ट रेडियस है, इतना जो नॉइज है, वो डेफिनेटली नहीं होता है। लेकिन
कॉप्स भी कंफ्यूज थे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी इसलिए कंफ्यूज थे क्योंकि उनको कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिला। जनरली क्या होता है, जब आरडीएक्स या कोई और एक्सप्लोजिव होता है तो ब्लैकनिंग ऑफ द कार हो जाता है, वो कार्बन छोड़ता है, रेजिड्यू छोड़ता है, केमिकल आपको ट्रेसेस वहां मिलती हैं, क्रेटर आपको वहां मिलता है, लेकिन ऐसी चीजें जो एक स्टैंडर्ड ब्लास्ट में होती हैं वो यहां नहीं मिली है। एंड दैट इज व्हाई दिस ब्लास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये अलग तरीके का ब्लास्ट है और अब एजेंसीज को भी इसको समझने की जरूरत है। अब ये समझ में आ रहा है और इसीलिए थोड़ा सा वेट करके ही सारी चीजों को जानना जरूरी होता है। अब ये बात सामने आ रही है कि ये ब्लास्ट इतना बड़ा था, सीएनजी नहीं था, लेकिन ट्रेसेस भी जो हमें केमिकल्स के नहीं मिले वो इसलिए क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल या एएनएफओ के वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट वैसे तो फर्टिलाइजर में, अमोनिया रिच फर्टिलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट को आप मार्केट से खरीद भी सकते हो, अपने आप में वो कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, वो क्षति नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप मिला देते हो फ्यूल ऑयल के साथ, तब आपको मिलता है एक एक्सप्लोजिव पदार्थ जिसे एएनएफओ कहते हैं, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। अब इसकी खासियत यह है कि अगर आपने इसको मिला भी दिया तो यह अपने आप विस्फोट नहीं करता है, इसके लिए आपको एक डेटोनेटर चाहिए होता है, क्योंकि इसमें माचिस लगाकर आप इसमें एक्सप्लोजन नहीं करा सकते हो। और इसीलिए कहा जा रहा है कि डेटोनेटर के साथ इस एएनएफओ को वहां एक्सप्लोड किया था। अब सवाल यह है कि जानबूझकर हुआ था, गलती से उस समय डेटोनेट हो गया, कहीं गाड़ी को और डेटोनेट होना था, ये इन्वेस्टिगेशन का अभी एक मामला है। लेकिन यह बात सामने जरूर आ रही है कि यह एक अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल डेटोनेशन था और इसका जो इंपैक्ट होता है, जो लोगों ने भी नोटिस किया, 3200 मीटर सेकंड इसकी ब्लास्ट वेलोसिटी है। तो बहुत तेजी से और बहुत लाउड इसका एक ब्लास्ट वेलोसिटी होता है, जो कि लोगों ने एक्सपीरियंस किया। वहां लोग, उस समय कैमरा चल रहा था, लोग इंटरव्यू कर रहे थे, लोग अपनी शूटिंग कर रहे थे, तो यह ब्लास्ट को कैमरा में दर्ज किया गया है। और इससे आप सोच सकते हो कि कितना इंटेंस ब्लास्ट था, जो कि एक सीएनजी के ब्लास्ट की तरह नहीं था और 1-2 किलोमीटर दूर तक इस ब्लास्ट को सुना गया था। तो ऑब्वियसली ये सीएनजी ब्लास्ट नहीं था। अब इस गाड़ी के ओनरशिप को लेकर भी काफी कॉम्प्लिकेशन हुई, इसलिए इनिशियल आवर्स में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्टोरी कहां जा रही है। अब समझ में आया है कि इस गाड़ी को सलमान, जो गुरुग्राम में था, उसने देवेंद्र को बेचा ओखला में, देवेंद्र ने अंबाला में एक बंदे को बेचा जो हो सकता है एक डीलर हो, उसने फिर आमिर को बेचा ये गाड़ी पुलवामा में। और आमिर ने, बोला गया है, आमिर ने ये गाड़ी डॉक्टर उमर मोहम्मद को दिया चलाने के लिए। और यहां से फिर शुरू होता है द टेरर एंगल। तो एक तो हो गया ब्लास्ट की बात और दूसरा हो गया टेरर एंगल, जो कि इससे ज्यादा चिंताजनक बात है कि इसके तार पुलवामा से जुड़े हैं। क्या ये एक रेट्रिब्यूशन अटैक था या एक और कंटिन्यूइंग टेरर अटैक था? ये जानने की बात काफी जरूरी है और मेरे ख्याल से अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं इसी पर फोकस कर रहे हैं। और ये जो कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे सामने निकली है, उससे काफी एक ट्रबलिंग पिक्चर तो जरूर पेंट होती है कि किस तरीके से रेडिकलाइजेशन हो रहा है इवन अमंग्स्ट डॉक्टर्स। पुलिस का यह दावा है, पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने एक मेजर टेरर अटैक को इसलिए फॉइल किया क्योंकि उन लोग एक एपिसोड को ट्रेस कर रहे थे जहां जैश ए मोहम्मद के सपोर्ट में पोस्टर्स लगाए गए थे श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स पर। तो जब लोगों ने, पुलिस ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने वो जो पोस्टर्स हैं उसके आसपास के सीसीटीवी को खंगाले, तो एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नाम सामने आता है। और वो पहला जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो सामने आता है वो है डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गानी। और ये भाई साहब काम करते हैं इमरजेंसी वार्ड अल फलाह हॉस्पिटल फरीदाबाद में। अब ये अल फलाह हॉस्पिटल में फिर जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस पहुंचती है, भाई साहब को अरेस्ट किया जाता है, डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया जाता है। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट लिंक है, जो डॉक्टर हैं इमरजेंसी वार्ड में काम करते हैं। कहा जाता है कि इसके इंटेरोगेशन से दूसरा एक डॉक्टर जो सहारनपुर में काम कर रहा है, उसको फिर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पिकअप करती है, डॉक्टर अदील मजीद राथर। अब डॉक्टर अदील पहले सीनियर रेजिडेंट हुआ करते थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में, और फिर वो नौकरी छोड़कर ये सहारनपुर आते हैं वहां काम करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये दो आपके लोग ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में आ गए थे, छानबीन चल रही थी। और यहीं से एक टेरर प्लॉट अनस्पूल होता है जब पुलिस को 350 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं डॉक्टर साहब के यहां से, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट कहा जा रहा है शामिल है। और यहीं से बात आती है डॉक्टर उमर नाबी की, जो कहा जा रहा है, जो डॉक्टर
गाड़ी चलाकर इस गाड़ी को यहां लाया था। इस अटैक में शायद मारा भी गया है, अभी उसकी पुष्टि सरकार करेगी वेदर ही इज अलाइव और डेड। ये भाई साहब पैनिक कर जाते हैं जब गानी को अरेस्ट किया जाता है एंड ही वाज मिसिंग। अपेरेंटली पुलिस इसकी तलाश कर रही थी जब ये भाई साहब फरीदाबाद से गाड़ी दिल्ली लाते हैं, गाड़ी दिल्ली में घुमाते हैं और फिर ये गाड़ी में एक्सप्लोजन हो जाता है। तो वो गाड़ी दिल्ली में क्यों घुमा रहे थे? ये एक्सप्लोजन ऑल ऑफ अ सडन होता है या वही टाइम्ड प्लान्ड वहां एक्सप्लोजन था? ये बात सामने आनी है। ये है डॉक्टर उमर नाबी, इनकी बात अभी चल रही है एज द प्राइम पर्सन बिहाइंड द ब्लास्ट। अब ये गाड़ी में अकेले थे, इनके गाड़ी के साथ और कौन था, ये भी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। पुलिस कह रही है कि एक फोर्थ डॉक्टर को लखनऊ से पिकअप किया गया है फॉर क्वेश्चनिंग, और इसको डॉक्टर्स कह रहे हैं व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम, कि ये जो है रेडिकलाइजेशन जो हुआ है इवन अमंग्स डॉक्टर्स, ये हमारे लिए थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। लेकिन वाई दिस अटैक इज डिफरेंट इज, एक तो हमें समझ में नहीं आया कि पहले सीएनजी है या टेरर अटैक है, उसमें हमें केमिकल्स नहीं मिले, अलग किस्म का ब्लास्ट है। दूसरी एक और बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है कि अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की, आइदर कोई डोमेस्टिक टेरर विंग हो या कोई अक्रॉस द बॉर्डर टेरर विंग हो। पुलिस तो कह रही है कि इंटर स्टेट इंटर नेशनल एक टेरर सिंडिकेट को बस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। और जिम्मेदारी कोई ले या इसकी सच्चाई हमें पता चले या ऐसे टेरर अटैक्स हम रोक पाएं, उसके लिए आप जितना भी एआई लगाना चाहते हो, सर्वेलेंस लगाना चाहते हो, एनिमेशन करना चाहते हो और सीसीटीवी लगाना चाहते हो, वो जब तक ना आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस होगा तब तक आप ऐसे टेरर रिंग्स को बस्ट नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं सरकार को भी ये समझना होगा कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो लोगों को ट्रस्ट उनका जीतना है, उसी से ही ऐसे टेरर अटैक्स रोके जा सकते हैं। अदरवाइज जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो अपना काम कर देंगे, लोग एकदम चुपचाप बैठेंगे, सरकार को नहीं बताएंगे कि यहां कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ आप एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस कर लीजिए, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है। आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नहीं रह सकते हो। और इसका एक छोटा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, हमारे देश में अगर आप देखो कि इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट आजकल होता है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट होता क्यों है, आपने कभी सोचा है? वो इसलिए होता है क्योंकि बंदा के पास इतना ट्रस्ट नहीं है सिस्टम पर कि वो जाकर पुलिस को रिपोर्ट करे कि ये देखिए मुझसे पैसे मांग रहा है, मुझे डिजिटली अरेस्ट कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है। उसको लगता है कि सिस्टम अपने आप में इतना करप्ट है कि ये पुलिस वाले को मैं पैसा दे दूंगा, मेरी जान बच जाएगी। पुलिस इज सीन एज एन एनिमी, स्टेट इज सीन एज एन एनिमी। वो स्टेट को भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर लोगों को अपने साथ लाना पड़ेगा, तभी ऐसे जो रेडिकल्स हैं उनका भांडा फोड़ हो सकता है बिफोर दे डू समथिंग वेरी टेरेबल। तो फंडामेंटलिज्म का राइज तो डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ ही हमें चेक करना पड़ेगा। अब बात यह है कि इस जो 13 लोग मारे गए हैं उनकी मौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अभी तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बस ये हो रहा है कि हाँ, दिखाया जा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है, सरकार सब कुछ ठीक से कर रही है। लेकिन अगर 300 400, कोई कह रहा है 3 टन एक्सप्लोजिव्स मिले हैं, तो ये कहां से आए? ये एक्सप्लोजिव्स कैसे आ गए हमारे देश के अंदर? एक्सप्लोजिव्स कैसे जमा हो गए इतने हाई क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव्स? उसका भी जवाब हमें देखना पड़ेगा। लेकिन सम क्रेडिट वेयर ड्यू, कम से कम टेलीविजन में जब हमने देखा तो कल कम से कम हमने पूरा वॉर ऐलान कर नहीं दिया था, अटैक नहीं कर दिया था, तो टीवी भी थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन करके कल चल रहा था कि भैया पहले पता कर लें व्हाट आर द फैक्ट्स, लेट्स गेट फैक्ट्स इन प्लेस। और वही हमें अभी भी करने की दरकार है। और मेरा फाइनल रिक्वेस्ट आपसे, इसीलिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज्यादा समय नहीं लूंगा और, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट यह है कि जहां हमने देखा है पुलवामा के बाद शायद हमारी सबसे बड़ी फेलियर यही रही कि अगर पाकिस्तान ने ये चाहा था, और जिस तरीके से लोगों को चुन चुन कर मारा गया था और बोला गया था ये मैसेज देना हमने किसको मारा था, क्या पढ़ा के मारा था, तो उससे यही था कि देश में बंटवारा किया जाए, और वो बंटवारा हुआ भी फिर से। तो टेरर अटैक जो पहलगाम में हुआ, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो लोगों में बंटवारा जो कर दिया पहलगाम के बाद, वो मेरे ख्याल से, और दैट वाज द वर्स्ट पार्ट कि वी एज अ नेशन डिड नॉट स्टैंड एज वन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जहां वो टेरर के आका पाकिस्तान में बैठे हों, वो उस समय हंस रहे थे। ये जो भी, जिसने भी ये अटैक करवाया है, जिसने भी ये ब्लास्ट करवाया है, कौन सा टेरर मॉड्यूल, जौन सा टेरर मॉड्यूल है, वो भी हंसेंगे पीछे अगर हम अभी बंटवारे की राजनीति में फिर से घुस गए। ऑलरेडी अस वर्सेस देम करने की कोशिश हो चुकी है। नोटिस करिएगा सोशल मीडिया पे किस तरीके से अननेम्ड एनोनिमस हैंडल्स नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि सरकार जल्दी से जल्दी काम करे, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करे, जल्दी से जल्दी जो कल्प्रिट है उसे ढूंढे, बल्कि ये कि देश में नफरत की राजनीति को कैसे फैलाई जाए, अस वर्सेस देम कैसे
कैसे कराया जाए। और मोस्ट ऑफ दीज अकाउंट्स आप नोटिस करोगे, इनका कोई नाम नहीं है, इनका कोई निशान नहीं है, ये आज है कल नहीं है। कौन है ये अकाउंट्स? क्या हो सकता है ये कोई इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं, अक्रॉस द बॉर्डर अकाउंट्स है? बिल्कुल हो सकता है। मेरे ख्याल से तो सरकार को इनको भी ट्रेस करना चाहिए, जो ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद इतनी बुरी तरीके से देश में बंटवारा करने की भी राजनीति करते हैं। आई थिंक फिर से हमें इस ट्रैप में नहीं घुसना चाहिए और इस ट्रैप से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड ओनली वी विल स्टैंड। और सबको मालूम है, हमारे दुश्मनों को भी मालूम है कि यूनाइटेड इंडिया के सामने कोई टिक नहीं सकता है, इसीलिए हमें बांटने की कोशिश हो रही है। अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है मैंने बहुत ही क्लियरली आपके सामने रखा है। ये इंफॉर्मेशन आज, अगले 5 घंटे में, अगले 12 घंटे में, 24 घंटे में बदल भी सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें अब हमारे सामने आ चुकी हैं। सर्टेन एलिमेंट्स डेफिनेटली वर इन्वॉल्व, सर्टेन डॉक्टर्स डेफिनेटली वर इन्वॉल्व। ये डॉक्टर्स को किसने इंडॉक्ट्रिनेट किया, कहां से ट्रेन किया? ये डॉक्टर अहमद गाई, डॉक्टर अदील मजीद, डॉक्टर उमर नाबी, इनके जो एंटीसेंट्स हैं, इनके तार किस किस के साथ जुड़े हैं, ये पता लगाना ज़रूरी है। इनको बॉम्ब मेकिंग टेक्निक्स कहाँ से आई कि अमोनियम नाइट्रेट से इतना ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट तैयार कर लिया जिससे 13 लोग मारे गए? क्या ये ब्लास्ट एक्सीडेंटल था? किसी तरीके से इस गाड़ी को कहीं और पोजिशन करना था, गलत समय पर ब्लास्ट हो गया? ये पता करने की ज़रूरत है। तो अभी बहुत सारे जो सवाल हैं उनका जवाब हमारे पास नहीं है। प्लीज़ डू नॉट स्पेक्यूलेट, लेट द गवर्नमेंट कम आउट एंड गिव इंफॉर्मेशन। हाँ, यहां गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि हर दिन आकर डेफिनेटली कोई अपडेट दे, क्योंकि अगर जीरो अपडेट होगा तो स्पेकुलेशन और भी बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी जरूरत है कि क्या ये एक मिस था या क्या हमने एक और बड़ा टेरर अटैक रोक दिया है। आइदर केस, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी यूनाइटेड, प्लीज अफवाहों पर बिलीव ना करे, लोगों को हमें और बांटने ना दे। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। देशभक्त पर ऑफकोर्स इसके बारे में जितना भी वेरीफाइड लॉजिकल इंफॉर्मेशन होगा वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, बट स्पेक्युलेटिव इंफॉर्मेशन हम यहां नहीं देंगे।